नारायणी क्लासेस जींद में आप सबका स्वागत है। आधुनिक भारत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल से संबंधित हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर बंगाल के गवर्नर से संबंधित। अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले यहाँ पर बंगाल के गवर्नर ही क्यों नियुक्त किए गए या बंगाल के अंदर गवर्नर और गवर्नर जनरल की नियुक्ति क्यों की गई। क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल जो था वो एक काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था, काफ़ी आप कह सकते हैं यहाँ पर कृषि का उत्पादन किया जाता था और इसी दौरान यहाँ पर जितने भी यूरोपियन कंपनी थी उन सभी ने यहाँ पर आकर अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, जिसके तहत ये काफ़ी समृद्ध प्रांत बना। और वर्तमान समय की बात करें तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, बांग्लादेश है और ओडिशा, ये सभी आप कह सकते हैं बंगाल के हिस्से माने जाते थे। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कि जो बंगाल के पहले गवर्नर थे उनका नाम क्या था। बंगाल के जो पहले गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, आप बोल सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जिसका समय क्या रहा 1757 से लेकर के 1760 और दूसरा इनका समय रहा 1765 से लेकर के 1767। अब बात यह आती है कि जो रॉबर्ट क्लाइव जो हैं उनके बारे में इतिहास में बताया गया है कि अगर वो इंडिया में नहीं आते तो भारत कभी भी गुलाम नहीं होता। इसके पीछे रीजन ये बताया जाता है क्योंकि यहाँ पर 1757 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 ईस्वी को। इस प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला और उनके एक सेनापति थे जिसका नाम था मीर जाफर। और मीर जाफर ने इस युद्ध के दौरान विश्वासघात किया सिराजुद्दौला के साथ, क्योंकि यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो अपने आप कह सकते हैं ईमान के लिए अपने आप कह सकते हैं अपने आप को आप कह सकते हैं पैसे के लिए बेचने वाला मिल जाए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने कुछ अधिकारियों को बंगाल के अंदर भेजा और उनसे कहा कि आप ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो गद्दी के लिए अपने आप को बेच सकता है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, उसने आप कह सकते हैं पैसे के लालच में आकर के अपने सेना आप कह सकते हैं शासक के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए। और हारने के बाद यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने आप कह सकते हैं या अंग्रेजी साम्राज्य की आप कह सकते हैं धीरे धीरे नींव उत्पन्न होने लगी, या आप कह सकते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आप कह सकते हैं अपना पांव पसारना शुरू कर दिया। इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव जो हैं इन्हीं रॉबर्ट क्लाइव को ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत में आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की या ब्रिटिश साम्राज्य का क्या रखा था, आप कह सकते हैं नींव रखी थी। इसके बाद अगर हम बात करें 1760 ईस्वी तक ये अपने इंडिया में रहे और इंडिया में रहने के बाद 1760 में कहां पर चले गए, अपने देश में चले गए यानी लंदन चले गए। और इसके बाद यहां पर जो गवर्नर आए उनका नाम था होलवेल। होलवेल जो था वो आप कह सकते हैं अस्थायी रूप से यहां पर बंगाल का गवर्नर बना। और इसी दौरान यहां पर एक घटना हुई और जिसको नाम दिया गया ब्लैक होल, यानी ब्लैक होल की जो घटना है वो होलवेल के समय में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था कि बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला और उसी सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि 20 जून 1756 ईस्वी को एक 18 फुट लंबे आप बोल सकते हैं कमरे में और 14 फुट चौड़े कमरे के अंदर 146 अंग्रेज सैनिकों को डाल दिया। और उसको अगले दिन उस कमरे को जब खोला गया तो उसके अंदर केवल 23 सैनिक ही जीवित बचे। और इस घटना को देख करके होलवेल ने उसे क्या नाम दिया, ब्लैक होल की घटना के नाम से उसे जाना गया, या उसने ब्लैक होल की घटना का नाम दे दिया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर होलवेल के बाद एक अस्थायी रूप से आप कह सकते हैं यहाँ पर गवर्नर बने जिनका नाम था वंशी टार्ट। वंशी टार्ट, इस वंशी टार्ट के समय में 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, आप कह सकते हैं 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। उसी बक्सर के युद्ध में भी आप कह सकते हैं अंग्रेजी सेना जीत गई थी और आप कह सकते हैं अवध के नवाब सिराजुद्दौला
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था मीर कासिम, क्योंकि मीर जाफर के बाद उनके दामाद को बनाया गया था बंगाल का नवाब, जिसका नाम था मीर कासिम। इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन वो तीनों की संयुक्त सेना हार गई, और हारने के बाद अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से बंगाल पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं अंग्रेजी जो साम्राज्य था वो बंगाल के अंदर पूरी तरह से हावी हो गया। तो किसके समय में ऐसा हुआ था, तो आप बोल सकते हैं वंशी टाट के समय में ऐसा हुआ था, जो उस समय क्या थे, बंगाल के अस्थायी गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। इसी दौरान अगर बात करें हम, तो 1765 ईस्वी में फिर आप बोल सकते हैं यहां पर रॉबर्ट क्लाइव अपने इंडिया में दोबारा से आते हैं। 1765 ईस्वी में ये रॉबर्ट क्लाइव दोबारा अपने इंडिया में आते हैं, और आने के बाद इन्होंने एक व्यवस्था शुरू की जिसका नाम था द्वैध शासन, यानी ड्यूल गवर्नमेंट। इस ड्यूल गवर्नमेंट में क्या था कि जो भी नवाब है उस नवाब को सारा का सारा प्रशासनिक कार्य करना होगा, और बाकी जितने भी कर संबंधी हैं, सेना संबंधी जो कार्य हैं वो कंपनी करेगी। यानी नवाब केवल नामात्र का रहेगा, पैसे संबंधी सभी कार्य कौन करेंगे, कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी करेंगे। और इसी को क्या बोला गया था, द्वैध शासन कहा गया। यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो द्वैध शासन जो है उसके जन्मदाता कौन है, तो उसके जन्मदाता की अगर बात करें तो उनका नाम है लियोनिक कार्टिस। लियोनिक कार्टिस जो हैं ये क्या है, इस द्वैध शासन के क्या हैं, जन्मदाता हैं। और किसने इसको शुरू किया, तो आप बोल सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने। अगर बात की जाए कि द्वैध शासन किसने समाप्त किया, तो आप बोल सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स ने। और पूर्ण रूप से समाप्त किसने किया, या पूर्ण रूप से किस अधिनियम के द्वारा आप कह सकते हैं समाप्त हुआ, तो आप बोल सकते हैं 1935 अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1765 ईस्वी में ही यहां पर क्या हुई, एक इलाहाबाद की संधि हुई। किसके समय में हुई है, रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई। यहां पर इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, एक आप बोल सकते हैं 12 अगस्त को, और एक बोल सकते हैं 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। यहां पर इलाहाबाद की संधि के दौरान क्या हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच ये संधि हुई थी, और इस दौरान यहां पर कड़ा और बोल सकते हैं इलाहाबाद का जो किला है वहां पर ये आप कह सकते हैं अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को दे दिया था, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से छीन करके। और यहां पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड इस क्षेत्र पर पूर्ण रूप से व्यापार करने का अधिकार शाह आलम द्वितीय ने किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। और इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया, आप बोल सकते हैं शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने का वादा किया। तो इस तरह से इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। दूसरी संधि के तहत क्या हुआ था कि यहां पर शुजा-उद-दौला और शाह आलम आप कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बीच दूसरी संधि हुई थी इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 को। और इसमें भी क्या हुआ था कि यहां पर अवध के नवाब ने पूर्ण रूप से अवध के क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, और अवध के अंदर ही एक बनारस का क्षेत्र था। उस बनारस के क्षेत्र के अंतर्गत जो बलवंत सिंह जो राजा आप कह सकते थे, उस राजा को भी अवध के अंदर पूर्ण रूप से व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि वह अंग्रेजों के युद्धों में क्या करता था, सहायता करता था। और यहां पर इसी तरह से इलाहाबाद का क्षेत्र और कड़ा का क्षेत्र आप कह सकते हैं छीन करके उस क्षेत्र पर विजय हासिल ना कर करके पूरे अवध पर उन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इस प्रकार से इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। ये सब चीजें किसके समय में हुई, रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1767 से लेकर के 1768 के बीच फिर बंगाल के गवर्नर और बने, जिनका नाम आप बोल सकते हैं 1767 से लेकर 1769 के बीच में जो गवर्नर बने बंगाल के, उनका नाम था वेरेलस्ट। इस वेरेलस्ट के समय में ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सी संधि हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी। किस किस के बीच हुई, अंग्रेजों और आप कह सकते हैं हैदर अली के बीच हुई। इसके बाद हम बात करें 1769 से लेकर के 1772 के बीच में फिर बंगाल के अस्थायी गवर्नर बने, जिनका नाम था कार्टियस।
कार्टियस क्या थे? बंगाल के अस्थायी गवर्नर। और इसके बाद 1772 से लेकर के 1774 के बीच फिर बंगाल के गवर्नर बने और उनका नाम क्या था? आप बोल सकते हैं 1772 से लेकर के 1774 के बाद जो गवर्नर बने उनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स क्या बन गए? यहां पर बंगाल के गवर्नर बने। और इसी दौरान 1772 ईस्वी में ही इसने क्या किया था? जो यहां पर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था वो इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इसी दौरान अगर बात करें यहां पर उनका कार्यकाल कितना रखा गया? 5 साल रखा गया, यानी 5 वर्ष उनका कार्यकाल हो गया। इसके बाद यहां पर एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत? तो 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत बंगाल के गवर्नर को चेंज करके क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। और पहले कौन थे ऐसे? तो उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। अगर यहां पर बात करें इसी वारेन हेस्टिंग्स के समय के बारे में, यानी आप बोल सकते हैं 1774 से लेकर 1785 के बीच इनका समय रहा। और इसी दौरान अगर बात करें 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट क्या किया गया? स्थापित किया गया। और कहां पर स्थापित किया गया वो सुप्रीम कोर्ट? कलकत्ता में स्थापित किया गया। और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जिनका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे क्या थे? उसके आप कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश थे। और इसी दौरान 1775 ईस्वी में फिर एक घटना घटी जिसको बोल सकते हैं नंद कुमार, आप कह सकते हैं नंद कुमार का महाभियोग, नंद कुमार का अभियोग। यानी इसमें क्या था? इस नंद कुमार जो था ये मुर्शिदाबाद का दीवान था। और इस मुर्शिदाबाद के दीवान ने जो नंद कुमार जो था उसने क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि जो मीर जाफर जो है उसकी विधवा पत्नी थी मुनी बेगम कि वारेन हेस्टिंग्स ने उससे 3.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है। तो इस दौरान यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला और उस केस की अगर बात करें तो उस केस के अंदर एलिजा एम्पे जो थे कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन एलिजा एम्पे जो थे वारेन हेस्टिंग्स के मित्र थे, दोस्त थे। तो इस बात से खपा होकर के वारेन हेस्टिंग्स ने एलिजा एम्पे को कहा कि ये सब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने इसको गलत साबित करके, यानी नंद कुमार को गलत साबित करके उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी दौरान अगर बात करें हम यहां पर 1776 ईस्वी में एक कानूनी पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका नाम था संस्कृत कोड। संस्कृत कोड के नाम से एक पुस्तक आई और वो किस प्रकार की थी? कानून से संबंधित पुस्तक थी। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया जिसका नाम था हिक्की, आप कह सकते हैं बजट या बोल सकते हैं बंगाल गजट के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। और ये कब प्रकाशित हुआ? 29 जनवरी 1780 में क्या हुआ? वो प्रकाशित हुआ। और 29 जनवरी को समाचार पत्र दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर 1781 ईस्वी में मुस्लिमों को शिक्षा देने के लिए या मुस्लिम जो हैं उनको भारी मात्रा में शिक्षा देने के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। यानी प्रथम मदरसा स्थापित किया गया कहां पर? कलकत्ता के अंदर। इसके बाद 1782 ईस्वी में जोनाथन डेक्कन ने बनारस के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय की क्या की? स्थापना की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से आप कह सकते हैं संस्था की स्थापना की। और ऐसा कब हुआ? 1784 ईस्वी में। इसी 1784 की बात करें तो आप कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स के समय में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इस आंग्ल मैसूर के दौरान आप कह सकते हैं कौन सी संधि हुई थी? मैंगलोर की संधि हुई थी। और किस किस के बीच हुई?
अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच ये संधि हुई। और ऐसा किसके समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। इसी दौरान 1784 में ही अगर हम बात करें, एक एक्ट आया था जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो 1784 ईस्वी में आया। और इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसमें क्या बताया गया था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो कर्मचारी हैं उनके व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और इस बात से खपा होकर के वारेन हेस्टिंग्स ने अपने पद से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र दिए जाने के बाद यहां पर 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स लंदन चले गए, यानी अपने देश को लौट गए। और लौटने के बाद वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था बर्क। उस बर्क ने क्या किया? इस वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग की प्रक्रिया चला दी। और महाभियोग की प्रक्रिया की अगर बात करें वर्तमान समय में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से अगर बात करें तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका से ली गई है। और इसमें कोई भी सदन भाग ले सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। और पहले कोई भी सदन किसी राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगा सकता है। 14 दिन पहले उसे लिखित में सूचना देनी होगी। उसके बाद जिस सदन ने आरोप लगाया उसके 2/3 बहुमत से उसे पास करना होगा। 1/4 सदस्यों के साइन करवाने होंगे। और दूसरा सदन भी इसी प्रकार से उसको आप कह सकते हैं पूर्ण बहुमत के साथ और हस्ताक्षर के साथ पास कर देता है। तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या बोल सकते हैं राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी राष्ट्रपति को या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया गया हो। तो ऐसा ही यहां पर हुआ था कि वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ क्या चलाया गया था? महाभियोग। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछा गया जाएगा और कई बार पूछा भी गया है एसएससी के अंदर कि ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे या बंगाल के ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई? तो उनका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। और 1785 में ऐसा हुआ और 1795 तक ये चीज चल रही है। और लास्ट के 1795 ईस्वी में ही ये इस महाभियोग की प्रक्रिया से क्या हो गए? मुक्त हो गए, यानी आजाद हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर नेक्स्ट, ये थे हमारे वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित बातें। इसमें कुछ बातें हम यहां पर पढ़ सकते हैं कि 1757 से लेकर के 1772 तक बंगाल के गवर्नरों का समय रहा। यानी 1757 से लेकर के 1772 तक क्या रहे? बंगाल के गवर्नर रहे। 1773 से लेकर 1832 के बीच वो क्या रहे? बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। 1833 से लेकर के 1857 तक क्या रहे? बंगाल के आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल रहे, सॉरी भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1833 से लेकर 1857 तक क्या रहे? भारत के गवर्नर जनरल रहे। जबकि 1773 से लेकर 1832 के बीच में क्या रहे? बंगाल के गवर्नर। 1858 से लेकर के 1946 तक कौन रहा? वायसराय का पद रहा। और 1947 से लेकर के 1950 के बीच में क्या रहा? आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल का पद रहा। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर, या आप कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग्स, ये आप कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में इसके बारे में सारी बातें बताई थी। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई कि 1772 से लेकर के 1785 के बीच उनका टाइम पीरियड था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जैसे मैंने आपको बताया। और भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो कौन सा बनाया गया था? बंगाल गजट। कब बनाया गया था? 1780 ईस्वी में। सारी बातें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर ये वारेन हेस्टिंग्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय है 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक है। इस लॉर्ड कॉर्नवालिस को जितने भी भारतीय संबंधित जो व्यवस्था थी उसका बड़ा आप कह सकते हैं अच्छा श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय समाज के लिए, भारतीय जो लोग हैं उनके लिए अच्छा काम किया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, इन्होंने पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। यानी पुलिस व्यवस्था जो है इन्होंने ही भारत के अंदर शुरू की थी। इन्होंने पुलिस के अंदर जितने भी कर्मचारी जो थे उनका वेतन बढ़ा दिया और उनकी संख्या को भी बढ़ा दिया। लेकिन साथ में यहां पर क्या किया कि जितने भी भारतीय लोग थे और जितने भी
जमींदारों के जो बच्चे थे, युवक जो थे, उनको क्या कर दिया, इस पुलिस व्यवस्था से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। यानी बड़े बड़े जो पद हैं वो अंग्रेजों को दिए गए। लेकिन व्यवस्था क्या थी, पुलिस व्यवस्था का जनक इसको कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, प्रत्येक जिले के अंदर पुलिस थाना बनाया। प्रत्येक जिले के अंदर क्या बनाया, पुलिस थाना बनाया। और उस थाने का जो मुख्याधिकारी जो था वो क्या गया, दरोगा नियुक्त किया गया। और सारे के सारे अधिकार, पुलिस व्यवस्था के सारे अधिकार जो जिला न्यायाधीश होता था उसको सौंप दिए गए। इसके बाद इनको क्या कहा जाता है, सिविल सेना का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो आप कह सकते हैं यूपीएससी लेवल के जो बच्चे, जो तैयारी करने वाले बच्चे थे, उनके लिए उन्होंने ये व्यवस्था शुरू की थी। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, इन्होंने भारतीय जो न्यायाधीश थे उन न्यायाधीशों को फौजदारी न्यायालय में क्या मिला था, फौजदारी न्यायालय में क्या मिला था, दर्जा मिला हुआ था। तो उस फौजदारी न्यायालय से उनको हटा करके यहां पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें शुरू की गई, जिसमें से आप बोल सकते हैं 3 कहां पर थी, 3 थी बंगाल में और 1 कहां पर थी, आप बोल सकते हैं बिहार के अंदर। इसी प्रकार से इन्होंने जो दीवानी अदालत थी, उन दीवानी अदालतों के लिए दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिए भारतीय न्यायाधीशों से हटा करके। इसी दौरान अगर बात करें 1787 ईस्वी में एक लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया। किसके नाम पर ही किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड का निर्माण, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आप कह सकते हैं बंगाल के गवर्नर थे, उन्हीं के नाम पर किया गया। इसी दौरान अगर हम बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी व्यवस्था चलाई, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी चलाई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी कि स्थायी बंदोबस्त जो था, आप कह सकते हैं बिहार, उड़ीसा, बनारस के उत्तरी जिलों में, इन जिलों में या आप कह सकते हैं व्यवस्था चलाई गई थी। ये भू राजस्व से संबंधित थी, यानी लगान से संबंधित थी। और जितने भी इसके अंदर जमींदार जो थे उनको स्वतंत्र रूप से लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया था। लेकिन यहां पर जमींदारों ने क्या किया, उसका 90% भाग किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। और 10% हिस्सा किसके पास रहा, भारतीयों के पास रहा। और इस प्रकार से भारतीयों का यहां पर क्या हुआ, काफी शोषण हुआ। लेकिन यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो पुलिस व्यवस्था स्थापित की और सिविल सेना का जो जनक कहा जाता है, इस कारण से आप कह सकते हैं भारतीयों के लिए उन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर, ये आप बोल सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।